तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम सैम्पल पेपर 2025-26 को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक को कवर कर लिया था। ये आपको पता है दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। तो चलिए आज हम नेक्स्ट लास्ट सेक्शन ई को शुरू करते हैं दोस्तों, इसमें सेक्शन ई में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक बार यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन इनका इसको रीडिंग कर दे रहा हूँ। दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 3 केस स्टडी और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच विथ सब पार्ट्स। दोस्तों, सेक्शन ई में आपको कुल 3 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। केस स्टडी मीन्स एक सिचुएशन दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, कोई स्टोरी दी जाएगी और उस पर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। तो 3 केस स्टडी पूछे जाएंगे और हर एक केस स्टडी कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स ईच। इसका मतलब आपका सेक्शन ई होगा वो टोटल 4 3 जा 12 मार्क्स का होगा। इसके बाद इसमें कहा है कि विथ सब पार्ट्स, मतलब हर एक केस स्टडी में जो भी प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे उसमें कुछ सब पार्ट्स भी होंगे, जैसे ऑप्शन करके होगा। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द फर्स्ट 2 केस स्टडी क्वेश्चंस हैव 3 सब पार्ट्स। ठीक है, इस 3 सब पार्ट्स दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑफ मार्क्स 1 1 2। पहला जो केस स्टडी दोस्तों होगा, द फर्स्ट 2 केस स्टडी मतलब पहला और दूसरा, उसमें 3 सब पार्ट्स होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट वाला 1 का हो गया मार्क का, दूसरा वाला भी 1 मार्क का और तीसरा वाला 2 मार्क्स का हो गया। द थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन हैज 2 सब पार्ट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच। और हमारा जो तीसरा केस स्टडी होगा उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 सब पार्ट्स और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये हो गया दोस्तों, हमारे इंस्ट्रक्शन की बात हो गई। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 36 केस स्टडी 1। ध्यान रखना है आपको कि इसको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसमें क्या चीज़ गिवन है ये आपको नोट करते जाना है और साथ ही साथ क्या चीज़ फाइंड करना है इसको भी दिमाग में रखना है। देखिएगा, अ सिटीज ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट is planning to optimize traffic flow by analyzing the connectivity between various traffic signals। आपको जैसा कि इस फिगर में दिख रहा होगा दोस्तों, ये रोड दिख रहा है और यहाँ पे कुछ सिग्नल्स दिख रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स। द सिटी हैज़ 5 मेजर स्पॉटेड लेवल्ड ABCD एंड E। कहने का मतलब जो ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि ट्रैफिक इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। इसके लिए वो एक सर्वे करता है, उसको एनालाइज करता है कि जैसे 5 मेन ट्रैफिक सिग्नल्स को सेलेक्ट करता है और किस सिग्नल से किस सिग्नल पे ट्रैफिक जा रही उनको ऑब्जर्व करता है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिगर को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। द डिपार्टमेंट हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक का मतलब दोस्तों कि एक तरफ से जा रहा है, इसमें वापस आने की बात नहीं की जा रही है। ट्रैफिक फ्लो बिटवीन स्पॉट्स, जो मेन ट्रैफिक सिग्नल्स लिए गए हैं आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई। तो किस ट्रैफिक सिग्नल से किस ट्रैफिक सिग्नल तक ट्रैफिक जा रही है, मतलब व्हीकल्स जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इसको दोस्तों देखा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। तो पहला देखिए पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ एनालाइज किया जाता है। फर्स्ट है ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम A टू B, A टू C एंड A टू D। मतलब A से होके B तक, A से होके C तक एंड A से होकर D तक, उसको एनालाइज किया जाता है।
ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम बी टू सी एंड बी टू ई, फिर बी से सी की तरफ, बी से ई की तरफ, उसको एनालाइज किया जाता है। ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम सी टू ई, सी से ई की तरफ। और फोर्थ है दोस्तों ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम डी टू ई एंड डी टू सी। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये गिवन हो गया, मतलब ए से कहाँ कहाँ जाता है, बी से कहाँ कहाँ जाता है, सी से कहाँ जाता है और डी से कहाँ कहाँ जाता है। इसमें वन वे वाली कहानी है, ये नहीं कि ए से बी गया और बी से ए, उसको नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, केवल एक तरफ से जहाँ जा रहा है। द डिपार्टमेंट वांट्स टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज दिस डेटा यूजिंग रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। ये जो डेटा एनालाइज कर रही है उसके लिए किसका यूज करना चाहती है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं हमें एक सेट की ज़रूरत होगी और उस सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करना होगा दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग। यूज द गिवन डेटा टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और जो डेटा दिए गए हैं उनका यूज करके हमें ये जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए इनका आंसर देना है। क्या कह रहा है इसमें, इज द ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव, क्या ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव है, जस्टिफाई करना है। इज द ट्रैफिक फ्लो ट्रांजिटिव, इसको भी जस्टिफाई करना है। ये 1 मार्क के हो गए। और तीसरा कहता है कि रिप्रेजेंट द रिलेशन डिस्क्राइबिंग द ट्रैफिक फ्लो एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हमको जो ट्रैफिक फ्लो है उसको सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। ऑल्सो स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, उसका डोमेन और रेंज भी लिखना है। और साथ ही साथ दोस्तों जो लास्ट पार्ट है इसका, डज द ट्रैफिक फ्लो रिप्रेजेंट अ फंक्शन। जी, ये जो ट्रैफिक फ्लो है ये हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है, जो रिलेशन डिफाइन किया है। क्या वो ट्रैफिक फ्लो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक रफ जैसा आइडिया दे देता हूँ। देखिए एक तरह से यहाँ पे हमारे फाइव स्पॉट्स हैं, इनको हम एलिमेंट्स मान लेंगे, ए बी सी डी एंड ई, इनको हम एलिमेंट्स मान लेंगे। और दूसरी चीज, जैसे ए से बी की तरफ जाता है तो ए को हम बी से रिलेटेड मानेंगे, ए टू सी जाता है तो ए को हम सी से रिलेटेड मानेंगे। तो इनसे हम दोस्तों ऑर्डर पेयर की तरह लिखकर रिलेशन बनाएंगे और फिर हम ये जो क्वेश्चन नीचे के पूछे जा रहे हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही तैयारी कर लिया है, सब पहले से ही लिख लिया है सब। देखिए 36 केस स्टडी 1। अब जैसा मैंने कहा था कि हम ए बी सी डी ई जो हमारे 5 मेन स्पॉट्स हैं या ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, इनसे हम सेट बना लेंगे। तो हमने लिख दिया है x इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, ये हमारे 5 एलिमेंट्स होंगे। अब इनको हम रिलेट कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जो जाएगा ट्रैफिक, इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, मतलब ए को हम बी से रिलेट करते हैं। मान लेंगे कि ए की इमेज क्या है, बी। इन द सेम वे वी रिलेट ए टू सी, ए कॉमा सी। ऐसे ही दोस्तों ए टू डी है तो ए कॉमा डी, बी टू सी है तो बी कॉमा सी, बी टू ई को लिखेंगे बी कॉमा ई, सी टू ई है तो सी कॉमा ई, डी टू ई है तो डी कॉमा ई, और डी टू सी है तो डी कॉमा सी। ये सारे जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये आपको क्वेश्चन पेपर के 1 to 4, जो यहाँ पे 1 to 4 यहाँ पे दिया है इंफॉर्मेशन दोस्तों। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, बी टू सी, बी टू ई, सी टू ई, डी टू ई और डी टू सी, इसी को हमने पहले से यहाँ पे लिख लिया है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें रिलेशन आर ऑन एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या होगा,
आर हो जाएगा दोस्तों, इसके हम ये जो ऑर्डर पेयर्स मिले हैं इनको हम क्या करेंगे, इस रिलेशन आर के क्या मानेंगे, एलिमेंट। तो हमारा जो रिलेशन यहाँ पे दोस्तों आर है, ये हो जाएगा रिलेशन आर ऑन एक्स। क्या हो जाएगा, ए बी कॉमा ए सी कॉमा ए डी, फिर बी सी कॉमा बी ई कॉमा सी ई कॉमा डी ई कॉमा डी सी। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो हमारे क्वेश्चंस है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, इज द ट्रैफिक फ्लो इज रिफ्लेक्सिव जस्टिफाई। क्या ट्रैफिक फ्लो रिफ्लेक्सिव है? तो आपको पता है दोस्तों रिफ्लेक्सिव कब होता है। रिफ्लेक्सिव होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। अब इस तरह से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, ए क्या है, एक्स का एलिमेंट है ए, यानी ए को ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से दोस्तों, ए को ए से रिलेटेड होने का मतलब ये हुआ कि वो आर में होना चाहिए, लेकिन हमको ए कॉमा ए कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे अगर ए एक्स का एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए दोस्तों, फॉर रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एक्स। तो आप देखिए ए बी ए सी ए डी बी सी बी ई सी ई डी ई डी सी कहीं नहीं है, इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिखोगे आप ट्रैफिक फ्लो इज रिफ्लेक्सिव, नो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया दोस्तों पहले पार्ट का आंसर। अब चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कहता है इसमें। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में कह रहा है दोस्तों कि इज द ट्रैफिक फ्लो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होता है दोस्तों, कोई भी रिलेशन आर ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में बिलोंग करें। मतलब मान लो अगर दो ऑर्डर पेयर ए बी और बी सी आर में बिलोंग करते हैं, देन ए सी इज ऑल्सो या ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए सी को आर में बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले हमें ये ए बी और बी सी मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं। देखते हैं अपने रिलेशन आर में। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक तो देखिए ए डी मिल रहा है, यहाँ पे आर में ए डी है, और यहाँ पे डी ई मिल रहा है। ए डी मिल गया, डी ई मिल गया, लेकिन आपको ए ई कहीं नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे कहीं ए कॉमा ई आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ए डी एंड डी ई, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे ए डी एंड क्या हो जाएगा, डी ई, डी कॉमा ई बिलोंग्स टू आर, बट क्या हो जाएगा, ए ई डज नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये दोस्तों हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड हो गया हमारा। अब आते हैं थर्ड का ए पार्ट। थर्ड में भी दो पार्ट्स हैं दोस्तों। तो और करके है, ऑप्शन करके है यहाँ पे, और होगा दूसरा वाला। तो देखिए थर्ड का ए क्या कहता है, रिप्रेजेंट द रिलेशन डिस्क्राइबिंग द ट्रैफिक फ्लो एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जो हमने आर को लिख रखा है दोस्तों, ये वही है। ये जो क्वेश्चन ये पूछा है ना, उसका आंसर वही होगा जो हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर को लिख रखा है। तो एक बार मैं इसको पूरा
लिख देता हूँ। ऑल्सो स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, और इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो दोस्तों मैं एक बार इस पूरे रिलेशन आर को फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, मैंने रिलेशन आर को फिर से लिख दिया है यहाँ पे, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी ई सी ई डी ई डी सी। इसके बाद हमसे कह रहा है कि ये जो रिलेशन आपने लिखा है इसका डोमेन क्या है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि डोमेन होता क्या है। रिलेशन आर के जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, इनके फर्स्ट एलिमेंट्स को आप अगर कलेक्ट कर लो दोस्तों, तो बनाता है डोमेन। जैसे यहाँ पे ए बी से हमको ए मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ए सी है, यहाँ भी ए हो जाएगा जो हमने लिख लिया है। ए डी से ए लिख दिया है। यहाँ बी सी से दोस्तों हम बी को ले लेंगे, बी। ऐसे ही बी ई से बी हो गया यहाँ पे, सी ई से यहाँ पे सी हो जाएगा, डी ई से यहाँ पे डी हो जाएगा, और डी सी है यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डोमेन। इसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट इसमें रेंज। रेंज का मतलब होता है कि डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं इनकी इमेजेस क्या क्या हैं, या ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ए किससे रिलेटेड है, यहाँ पे बी से रिलेटेड है। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे बी। ऐसे ही ए सी है तो यहाँ हो जाएगा सी। ए डी है दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। बी हो गया, सी हो गया, डी, फिर बी सी से रिलेटेड है, बी ई से रिलेटेड है, यहाँ ई हो जाएगा दोस्तों ई। ई लिख दिया हमने, सी ई से रिलेटेड है, डी ई से रिलेटेड है, और डी सी से ये। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा रेंज। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड का ए पार्ट। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ क्या कहता है, डज द ट्रैफिक फ्लो रिप्रेजेंट अ फंक्शन। दोस्तों फंक्शन की खास बात क्या होती है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई, हमने अगर एक्स लिया है तो सबकी इमेज मिलनी चाहिए, पहली चीज़। तो फंक्शन तो नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ सबसे पहली बात दोस्तों जो ई है, जैसे हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, ए बी सी डी ई। तो ई की तो कोई इमेज मिल रही है, पहली चीज़। नो इमेज ऑफ ई इन आर। और दूसरी बात की जाए दोस्तों तो देखिए एक ही एलिमेंट, एक ही दो इमेजेस मिल रही हैं, एक बी मिल रहा है और एक सी, जबकि इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक। तो नो यूनिक इमेज, नो यूनिक इमेज ऑफ ए। तो क्या होगा दोस्तों, रिलेशन जो आर हमने अभी भी लिखा है, आर इज नॉट अ फंक्शन। दोस्तों ये फंक्शन नहीं है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया हमारा केस स्टडी 1, क्वेश्चन नंबर 36। अब नेक्स्ट आते हैं हम 37 पे। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी 2। देखिए इसमें क्या कहता है, एलईडी बल्ब्स आर एनर्जी इफिशियंट because they use significantly less electricity than traditional bulbs while producing the same amount of light। मतलब हमारी जो पहले के बल्ब थे जो येलो कलर में जलते थे दोस्तों, उनके कंपेयर में आजकल जो एलईडी बल्ब्स आए हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। सेम लाइट के लिए उतनी ही लाइट देते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, इसकी बात की जा रही है। They convert more energy into light rather than heat। वो हीट कम प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइट देते हैं दोस्तों, हीट कम देते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, दे कन्वर्ट एनर्जी इनटू लाइट रादर देन हीट रिड्यूसिंग वेस्ट, और वेस्ट को भी घटाते हैं क्योंकि ये काफ़ी समय तक चलते हैं। Additionally, their long lifespan means fewer replacements, saving resources and money over time। टाइम के साथ ये ज़्यादा चलते हैं, इसलिए
खर्च भी कम आता है, बिजली भी ज़्यादा बचती है। ये सब पॉइंट्स इसमें बात की गई है। फिर कह रहा है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ न्यू टाइप ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब। कोई कंपनी है जो नए टाइप की एलईडी बल्ब बनाती है। वो बल्ब क्या होती है? एनर्जी एफिशिएंट। द cost of production and the revenue generated by selling X bulbs in an hour are modeled as। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना है हमें। 1 आवर में X बल्ब को अगर जनरेट किया जाए, बनाया जाए, मतलब तो 1 घंटे में कितने बल्ब बन रहे हैं? X। तो कॉस्ट क्या आएगा इसमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उनको एक्स बल्ब को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट होगा वो दिया है CX = 0.5x² -10x + 150। ये x की वैल्यू रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट आया। और रेवेन्यू जनरेटेड, कितना पैसा बनेगा अगर हम एक्स बल्ब को सेल करते हैं दोस्तों, तो हमें कितना अमाउंट मिलता है। ये दिया गया है Rx = -0.3x² + 20x रिस्पेक्टिवली, वेयर Cx एंड Rx आर बोथ इन R। दोनों ही रुपए में लिखे गए हैं दोस्तों। थोड़ा सा और मैं पढ़ लेता हूं इसमें। अब क्या कहा है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट द कंपनी नीड्स टू एनालाइज दीज फंक्शंस यूजिंग कैलकुलस। दोस्तों कोई भी कंपनी हो, अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहती है? मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करने के लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो कैलकुलस का यूज करके क्या करती है? एनालाइज करती है। किन किन चीज़ों को आप आगे पढ़ेंगे इसमें, क्या क्या चीज़ें वो फाइंड करना चाहती है। यूज द गिवन मॉडल्स कौन कौन से हैं? जो हमारा CX और RX है। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो मॉडल्स है हमारे, उनका यूज करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है डेराइव द प्रॉफिट फंक्शन PX। एक बार मैं पूरा रीडिंग कर देता हूं, फिर एक तरफ से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। प्रॉफिट फंक्शन PX निकालना है। दूसरा, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ PX। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है दोस्तों? जहां पे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। और प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा? हमारा सेलिंग प्राइस जो है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। फिर दोस्तों थर्ड एक आता है डिटरमाइन वेदर द क्रिटिकल पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम और अ मिनिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके ये बताना है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है उस पर हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। मतलब जो सेकंड वाले में जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, एक्स की वैल्यू निकाली है, उस एक्स की वैल्यू पे जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम। और यूज किसका करना है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो दोस्तों इन तीनों के आंसर हम देख लेते हैं, उसके बाद और ये जो पैराग्राफ है उसको फिर हम बाद में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर निकालते हैं हम। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने पहले से ही कुछ ज़रूरी चीज़ों को नोट कर लिया है। 37 केस स्टडी 2। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? नंबर ऑफ बल्ब्स। कितने नंबर ऑफ बल्ब? जो हमारा 1 आवर में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन इन 1 आवर, उसको हमने एक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। इसके बाद CX क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये दिया ही है। कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे? 0.5x² -10x + 150। और हमारा ये इसमें रेवेन्यू जनरेटेड RX क्या है? RX है -0.3x² + 20x। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहता है डेराइव द प्रॉफिट फंक्शन PX। तो पता है दोस्तों प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो करते हैं इसको। RX कितना है? -0.3
एक्स स्क्वायर प्लस 20x। और इसमें से दोस्तों माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इसको 0.5x स्क्वायर, तो यहाँ जगह माइनस 0.5x स्क्वायर। अब ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x, और प्लस 150 का हो जाएगा माइनस 150। अब जो लाइक टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख देंगे। देखिए माइनस 0.3x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 0.5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10x माइनस 150। तो px हो जाएगा दोस्तों हमारा माइनस 0.3 और माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, माइनस 0.8x का स्क्वायर, और 20x प्लस 10x कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 30x माइनस 150। तो दोस्तों ये आ गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। अब इसके बाद देखते हैं जो सेकंड पार्ट इसमें क्या कहता है। सेकंड पार्ट में दोस्तों ये कह रहा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ px। हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो देखते हैं सेकंड में, सेकंड को कैसे करेंगे। सेकंड में हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट। देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए दोस्तों क्या कंडीशन होता है कि जिस भी फंक्शन का निकालते हैं उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उस पॉइंट पे जीरो होता है, या जीरो के इक्वल करके डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले पी डैश एक्स निकालते हैं। पी डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स ऑफ पी एक्स। अब चलिए डिफ्रेंशिएट करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा माइनस 0.8 इंटू 2x, और 30x को करेंगे दोस्तों प्लस 30 इंटू 1, और माइनस 150 का आ जाएगा 0। तो यहाँ पे p डैश x हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस 1.6x प्लस 30। ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। अब आते हैं हम थर्ड का ए पार्ट। थर्ड का ए पार्ट देखिए क्या है, कहता है डिटरमाइन वेदर द क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ तो एक ही पॉइंट मिला है, ठीक है, करस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम और अ मिनिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सॉरी अभी ये रह गया है दोस्तों, ये तो डेरिवेटिव है। अब हम क्या करेंगे, पी डैश एक्स को क्या करेंगे यहाँ पे 0 के इक्वल करेंगे। तो 1.6x कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 30, और यहाँ पे x हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 1.6। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300/16 आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो इसको थोड़ा आप सॉल्व कीजिए तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे। तो दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 18.75। ये पॉइंट में आ रहा है दोस्तों, मतलब इस फंक्शन के लिए इन प्रैक्टिकल तो पॉइंट में नहीं होगा हमारा, लेकिन जो हमारा थ्योरी कहता है जो डेरिवेटिव, उसमें क्रिटिकल पॉइंट आ गया 18.75। अब जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड का ए। थर्ड का ए क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर द क्रिटिकल पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। मतलब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है उस पर ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, साथ ही साथ बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये है कि हम जो px हमारा फंक्शन है प्रॉफिट फंक्शन, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे।
तो दोस्तों पी डैश एक्स, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं थर्ड का ए पार्ट। थर्ड का ए पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे पी डैश एक्स हमने कितना निकाला था अभी को। पी डैश एक्स दोस्तों हमारा आया था -1.6 एक्स प्लस 30। अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब पी डबल डैश एक्स तो कितना होगा, डी एक्स ऑफ पी डैश एक्स, ये होगा। यहाँ होगा डी एक्स ऑफ -1.6 एक्स प्लस 30, ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो -1.6 इंटू 1, और यहाँ हो जाएगा 30 का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा -1.6 जो कि आ गया <0। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि अगर डबल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का 0 से कम आता है x की किसी वैल्यू के लिए, वैसे तो यहाँ x गायब हो जा रहा है, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है ये 18.75, इसी पे हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट px मतलब प्रॉफिट फंक्शन, px इज मैक्सिमम, px इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 18.75, ये हो जाएगा दोस्तों। तो हमने कवर किया थर्ड का ए पार्ट। अब इसके बाद देखिए इसी का और है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए और पार्ट में क्या कहता है, थर्ड का बी, आइडेंटिफाई द पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एक्स। दोस्तों वहाँ तो हमने क्रिटिकल पॉइंट को पॉइंट में निकाला है, डेसिमल में निकाला है, बट यहाँ कहता है प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब वो प्रैक्टिकल वैल्यू का मतलब वो नेचुरल नंबर में होगा, नंबर ऑफ बल्ब्स 1 2 3 4, इसमें हमें निकालना है द नंबर ऑफ बल्ब्स दैट कैन रियलिस्टिकली बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, मतलब रियल में जो हम प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे उनके नंबर की बात की जा रही है एक्स। दैट कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, इफ द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड द एक्सपेंडिचर ऑन मशीन अलाउज टू प्रोड्यूस मिनिमम 10 बल्ब, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक्सपेंडिचर, मशीन जो अलाउ करता है वो मिनिमम 10 बल्ब बट नॉट मोर देन 18 बल्ब्स पर आवर, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहीं से क्लियर है दोस्तों कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब प्रोड्यूस होगा उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ पे सबसे अधिक प्रॉफिट हो रहा है, 18.75। तो 18.75 किसके नियरेस्ट है, 18 का के नियरेस्ट है दोस्तों। तो हमारा जो प्रैक्टिकल में जो x की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पे हो जाएगी 18 बल्ब्स। थर्ड ये और है दोस्तों, थर्ड का बी। तो हमारा जो x की वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पे 18.75, ये अप्रॉक्सीमेट किसके नियरेस्ट होगा, 18। तो x की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी यहाँ पे टेकिंग, ये हो जाएगा टेकिंग x इक्वल्स टू 18 बल्ब्स हो गए। फिर कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है px है, यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू 18। तो देखते हैं हमारा पहले px क्या है, यहाँ पे px है दोस्तों, यहाँ पे px है -0.8x² प्लस 30x माइनस का 150। दोस्तों ये जो भी कुछ आएगा रुपए में आएगा। अब हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे x को 18,
तो P18 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट P18, ये हो जाएगा -0.8 इंटू 18² प्लस 30 इंटू 18 माइनस 150, ये हो जाएगा। फिर होगा -0.8, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये 540 हो जाएगा -150, ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा यहाँ पे -259.2 प्लस 540 माइनस 150। और ये दोस्तों जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आएगा यहाँ पे, रुपए का सिंबल भी मैं बना दे रहा हूँ, 130.80, मतलब 130 रुपये और 80 पैसे। ये हमारा होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 37। अब दोस्तों आज हम आते हैं तुरंत लास्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पूरे सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा दोस्तों केस स्टडी 3 है, अब इसमें भी बहुत बड़ी कहानी जैसी दी गई है। तो क्या कहता है इसमें, देखिए मैं पढ़ता चला जाऊंगा। 38 केस स्टडी 3, एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन्स कैन रिजल्ट इन विजन प्रॉब्लम्स। सही बात है दोस्तों। ओबिसिटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, लो रिटेंशन प्रॉब्लम्स एंड कैन इम्पीड सोशल एंड इमोशनल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशंस। ये दोस्तों आप अपने अंदर भी देखते होगे ये सब समस्याएं, अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज बहुत ही ज़्यादा करते हो या ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम मिनिमम मिलेगा ही, एक ना एक प्रॉब्लम तो दिखाई ही देगा आपको। It is essential to be mindful of the amount of time we spend on screens and to reduce our screen time by taking regular breaks, setting time limits, and engaging in non-screen based activities। दोस्तों आजकल ऑनलाइन के समय में एकदम से छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप मोबाइल का वही यूज़ करो जहां आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है या बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। जस्ट गेम खेलना, रील्स देखना, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्या कहता है। इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द एज ग्रुप 14 to 17, एक क्लास है जिसमें, एक क्लास में स्टूडेंट का क्लास है, उसमें 14 से 17 एज तक के बच्चे हैं। द स्टूडेंट्स वेयर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। दोस्तों 3 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, अकॉर्डिंग टू अ फीडबैक फ्रॉम फील्ड बाय देम। कोई इनसे फीडबैक लिया गया और उसके बेसिस पे 3 ग्रुप में बांटा गया है, और सारे के सारे किस एज ग्रुप में है, 14 to 17, और इस एज ग्रुप को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट ग्रुप constituted of the students who spent more than 4 hours per day on the mobile screen और द गेमिंग स्क्रीन्स। मतलब पहले ग्रुप में उन बच्चों को रखा गया जो 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, चाहे गेम खेलने में या कुछ भी हो इसमें, मतलब 4 आवर से ज़्यादा। वाइल द सेकेंड ग्रुप स्पेंड 2 to 4 आवर्स, जो 2 से लेकर 4 घंटे तक पर डे यूज करते हैं, उन बच्चों का अलग ग्रुप बनाया गया है ऑन द सेम एक्टिविटीज के लिए। द थर्ड ग्रुप स्पेंड लेस देन 2 आवर्स पर डे ऑन द सेम, और जो तीसरा ग्रुप ऐसे बच्चों का बनाया जाता है जो 2 आवर से कम टाइम
मोबाइल पे बिताते हैं, अपना टाइम जो वेस्ट करते हैं वो 2 से कम है इनका। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है इसमें। द फर्स्ट ग्रुप विथ द हाई स्क्रीन टाइम इज 60% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 14 से लेकर 17 एज तक के जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों में से जो 4 आवर से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं वो सारे बच्चों के 60% है। मतलब अगर इस ग्रुप में टोटल 100 बच्चों का सर्वे किया गया तो पहले ग्रुप के कितने बच्चे दोस्तों ज़्यादा, इसमें कितने बच्चे हैं, पहले ग्रुप के कितने बच्चे हैं जो 4 आवर्स से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, वो हैं 60% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। वेयर एज द सेकेंड ग्रुप विथ मॉडरेट स्क्रीन टाइम इज 30%। मतलब सेकेंड ग्रुप जो है उसमें पूरे बच्चों के केवल 30% ग्रुप हैं जो 2 to 4 आवर्स पर डे मोबाइल यूज करते हैं। एंड द थर्ड ग्रुप विथ लो स्क्रीन टाइम इज ओनली 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और वही 10% दोस्तों बच्चे अच्छा भी करते हैं। मतलब पूरे ग्रुप में केवल 10% बच्चे ऐसे हैं जो 2 घंटे से कम पर डे मोबाइल चलाते हैं। ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया कि 80% स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप फेस्ड सीवर एंजाइटी एंड लो रिटेंशन इश्यू। ये बहुत क्लियर है दोस्तों कि जो 4 आवर से ज़्यादा फर्स्ट ग्रुप यूज़ कर रहा है तो उसके ज़्यादातर उस ग्रुप के बच्चे प्रॉब्लम फेस करेंगे। कौन कौन सा, सीवर एंजाइटी एंड लो रिटेंशन इश्यूज। उसके कितने, 80%। ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है। विथ 70% ऑफ सेकेंड ग्रुप, दूसरे ग्रुप में सेम प्रॉब्लम कितने बच्चे फेस कर रहे हैं, 70%। और थर्ड ग्रुप में 30% ऑफ थर्ड ग्रुप हैविंग द सेम सिम्टम्स। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट में 2 सब पार्ट्स हैं, 2-2 नंबर के। एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं आखिर क्वेश्चन किस टॉपिक का है ये। What is the total percentage of students who suffer from anxiety and low retention issue in the class? टोटल परसेंटेज कितना है बच्चों के जो एंजाइटी और लो रिटेंशन प्रॉब्लम इशू फेस करते हैं। दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और आपने पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप पढ़े होंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। इन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट का एकदम रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। एंड ही इज फाउंड टू सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड लो रिटेंशन इशू। उस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है तो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी स्पेंड्स स्क्रीन टाइम मोर देन 4 आवर्स पर डे। या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जिस बच्चे को सेलेक्ट किया गया और उसमें जो एंजाइटी और लो रिटेंशन का प्रॉब्लम है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट ग्रुप का स्टूडेंट है। तो चलिए अब देखिए, ये जो कहानी, इसमें 3 ग्रुप बना है तो तीनों को हम 3 इवेंट्स मान लेंगे, E1, E2 और E3। और तीनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, सीवर एंजाइटी एंड लो रिटेंशन। पहले ग्रुप का भी बच्चा हो सकता है, दूसरे ग्रुप का भी बच्चा हो सकता है और तीसरे ग्रुप का बच्चा जिसको सीवर एंजाइटी और लो रिटेंशन है, इसको हम मान लेंगे ए इवेंट उसको मानते हैं जो सारे E1, E2, E3 में क्या हो जाए दोस्तों, कॉमन हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम ख़त्म करते हैं जल्दी से। ये मैंने पहले से ही कुछ पॉइंट्स लिख रखा है यहाँ पे। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 3 ग्रुप है बच्चों का, कितना है यहाँ पे ग्रुप, 3 ग्रुप है। देखिए 38 केस स्टडी 3 क्या कहता है, E1 फर्स्ट ग्रुप स्पेंड मोर देन 4 आवर्स पर डे ऑन द मोबाइल। जो बच्चे 4 आवर्स से ज़्यादा टाइम पर डे मोबाइल चलाते हैं उनको E1 ग्रुप हमने इंडिकेट किया है। सेकेंड ग्रुप को E2 से लिखा है। सेकेंड ग्रुप स्पेंड 2 to 4 आवर्स पर डे ऑन मोबाइल। थर्ड ग्रुप को हमने E3 से रिप्रेजेंट किया है। थर्ड ग्रुप स्पेंड लेस देन 2 आवर्स पर डे ऑन मोबाइल।
और ए क्या है, किसी भी ग्रुप का वो बच्चा हो उसके अंदर ये प्रॉब्लम पाया गया, स्टूडेंट सफर्स फ्रॉम एंजाइटी एंड लो रिटेंशन इशू। तो दोस्तों पहले हम ये जो डेटा है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो हमें इन डेटा की ज़रूरत होती है। जैसे पी ई वन का मतलब ये हुआ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा जो है पहले ग्रुप का है। तो इस पैराग्राफ में आप देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, द फर्स्ट ग्रुप विद द हाई स्क्रीन टाइम इज 60% ऑफ ऑल द स्टूडेंट। मतलब सारे स्टूडेंट के 60% स्टूडेंट किसके ग्रुप के हैं, ये है फर्स्ट ग्रुप के। तो क्या हो जाएगा, पी ई वन कुल 100 में से 60 जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, ये कहाँ के हैं, ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के, 60/100। ऐसे ही कहता है, वेयर एज द सेकेंड ग्रुप विथ मॉडरेट स्क्रीन टाइम इज 30%। मतलब सेकेंड ग्रुप में कितने बच्चे हैं दोस्तों, कुल स्टूडेंट्स के 30%। तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, सेकेंड ग्रुप में कितना हो जाएगा, 30/100। और सीधी सी बात है, पहले ग्रुप में 60 हो गए, दूसरे ग्रुप में 30, तो 90 हो गए, तो बचे हमारे 10। तो थर्ड ग्रुप में हो जाएगी 10/100। वैसे इस बुक में या क्वेश्चन में दिया भी है, देखिए क्या दिया इसमें, ओनली 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें लो स्क्रीन टाइम इज ओनली 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब कहता है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट 80% स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप फेस्ड सीवर एंजाइटी एंड लो रिटेंशन इश्यूज। देखिए हमारा ए क्या है, स्टूडेंट सफ़र फ्रॉम एंजाइटी एंड लो रिटेंशन। इसका मतलब वो बच्चा हमें पता है पहले ग्रुप का है। देखिए यहाँ पे क्या है, वो फर्स्ट ग्रुप का है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो ये लाइन है, इसके राइट में गिवन होता है, लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी रहती है। तो हमें पता है कि ये पहले ग्रुप का है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको लो रिटेंशन इशू है और एंजाइटी है। तो क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 70%। देखिए यहाँ पे दिया है, सॉरी, इट वाज ऑब्जर्व दैट 80%, कितना दिया है, 80%। तो पहले में हो जाएगा यहाँ पे 80%, यानी 80/100, 80/100। ऐसे ही दूसरे का देखिए दोस्तों, सेकंड का आप देखेंगे, विथ 70% ऑफ सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में दोस्तों कितने परसेंट बच्चों को है, 70%। तो PA/E2 हो जाएगा यहाँ पे 70/100, हो जाएगा 70/100। और लास्ट में डेटा दिया है दोस्तों 30% ऑफ थर्ड ग्रुप, 30%। तो ये हो जाएगा दोस्तों 30/100। तो ये तैयार हो गया हमारा डेटा, ये हो गया। अब देखिए क्या फाइंड करनी है दोस्तों, पहला पार्ट इसमें, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सफ़र फ्रॉम एंजाइटी एंड लो रिटेंशन इशू इन द क्लास। मतलब कितने परसेंटेज बच्चे हैं जिनको एंजाइटी और लो रिटेंशन इशू है क्लास में। तो इसको हमने दोस्तों सेट ए से डिनोट किया। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ए सच दैट स्टूडेंट सफ़र फ्रॉम एंजाइटी एंड लो रिटेंशन, यानी हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए अब करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसके लिए दोस्तों हम यूज करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर आपने पढ़ा होगा, ये हमें फाइंड करना है, तो यूज क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता क्या है, इसको देखना आप ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू PE1 into probability of A when E1 is given plus
तो ये दोस्तों मैंने लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 इज गिवन। अब जो डेटा है हम वहाँ से पूरी इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए PE1 कितना है हमारा 60/100 इंटू और PA व्हेन E1 इज गिवन दोस्तों है 80/100। तो इसी तरह से दोस्तों हम पूरे डेटा को जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने नोट भी कर लिया है समय बचाने के लिए यहाँ पे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिएगा दोस्तों ये 0 0 0 ये सारे कट जाएंगे, 10 से हम डिवाइड कर देंगे इनको, 10 से यहाँ भी हमने डिवाइड कर दिया 10 से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, 8 6 जा 48/100 प्लस 21/100 प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 3/100। अब इनको हम प्लस कर देंगे दोस्तों, 48 प्लस 21 प्लस 3 12 आएगा, यहाँ जाएगा 72/100। ये हो जाएगा दोस्तों 0.72। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1, लास्ट क्वेश्चन का पार्ट 1, ए की प्रोबेबिलिटी 0.72। अब आते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट कहता है इसमें, देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है दोस्तों इसमें, A student is selected. A student is selected at random and he is found to suffer from anxiety. एक स्टूडेंट को एट रैंडम सेलेक्ट किया जाता है और पाया जाता है वो एंजाइटी है उसको। अभी तक हमने पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी एंजाइटी होने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, लेकिन अब उसको वो एंजाइटी और लो रिटेंशन की प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी स्पेंड स्क्रीन टाइम मोर देन 4 आवर्स पर डे। इसका मतलब 4 आवर पर डे का मतलब वो फर्स्ट ग्रुप का है। तो सेकंड में हमको देखिए क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको पता है कि उसको एंजाइटी और लो रिटेंशन प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट ग्रुप का है। मोर देन 4 आवर का मतलब दोस्तों फर्स्ट ग्रुप। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम। तो चलिए दोस्तों यूज करते हैं इसे। तो दोस्तों ये मैंने लिख लिया है बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए इज गिवन, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। अब जल्दी से जो वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों PE1 दिया ही है 60/100 इंटू P ऑफ A व्हेन E1 इज गिवन, ये दिया है 80/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो हमने निकाला है अभी, क्या निकाला है 0.72। 0.72 को अच्छा होगा अगर हम 72/100 यूज करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो 100 तो गायब ही होगा, 72/100। तो 100 से ये 100 गायब हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 60 इंटू 80/72 इंटू 100। अगेन 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा, यहाँ बचेगा 10। अगेन 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, ये होगा 6 8 जा 48/72। और अगर हम इसको डिवाइड करें 12 से, 12 4 जा 12 6 जा आएगा 4/6। अगेन डिवाइड करें 2 से तो आएगा 2/3। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज गिवन, ये हो जाएगा दोस्तों 2/3।
तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 38, और साथ ही साथ हमारा कंप्लीट हो गया सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो हमने शुरू किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं जल्दी ही बस लेकर आऊँगा जो 2025 में इस साल जो बोर्ड का पेपर आया हुआ है उसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।